नमस्कार। हमारे चैनल मनी प्लांट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द अल्फा रिटर्न शो। इस शो में हम बात करते हैं निवेश और बाजार की, पैसे कमाने के बारे में, और पैसे कमाने की जो पूरी प्रोसेस है उसके बारे में, कैसे आप मजबूत हो सकें, कैसे कम से कम गलतियां करें, इस बारे में कुछ बताने के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं मार्केट एनालिस्ट विकास कुमार जी, और हम उनसे बात करने जा रहे हैं कुछ दिनों से लगातार चर्चा में रहने वाले टाटा पावर और उसके शेयर्स के। तो पहली बात यही कि नमस्कार विकास जी। नमस्कार। बहुत तो अच्छा लग रहा है। हाँ, और ये मुद्दा अचानक आया। मैं भी देख रहा था इधर, लगातार टाटा शेयर्स तो मतलब उछाले मार रहा था, लेकिन अचानक बीच में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने लगा और बहुत चर्चा इसकी चल रही थी। तो मेरे उतना समझ में नहीं आता। तो आप हम दर्शकों को, हमको खुद को जरा समझाएं कि आखिर ये इतनी चर्चा में क्यों है टाटा पावर और उसके शेयर। जी, टाटा पावर एक ऐसा शेयर है जो पिछले 1 साल में ये मल्टी बैगर ऑलरेडी हो चुका है। मल्टी बैगर का एक आम तौर पर जो मतलब होता है कि अपने प्राइस का कई गुना हो जाना। तो टाटा पावर का अच्छा। शेयर टाटा पावर का शेयर जब ये अपने रॉक बॉटम पर था तो ये 27 रुपए का शेयर होता था, जो कि जब इसने हाई बनाया तो उस समय इसका जो शेयर प्राइस था वो 271 रुपए थे। यानी पूरी तरह से 10 गुना ये ऑलरेडी 1-2 साल के अंदर अंदर ही ये हो गया है। तो अभी फिलहाल जो मार्केट करेक्शन आया है तो उसमें टाटा पावर के शेयरों में भी काफी गिरावट देखी गई है। अब ये 271 रुपए के भाव से गिर करके 201-202 रुपए के आसपास ये घूम रहा है। तो लोगों में जाहिर सी बात है, कुछ आशंकाएं हैं कि और ये कितना गिर सकता है, इसका भविष्य क्या होगा। और भविष्य तो नो डाउट लोगों को लगता है कि अच्छा ही होगा, लेकिन ये जानना बहुत आवश्यक है डिटेल में कि आखिरकार कंपनी के भीतर हो क्या रहा है। तो आपने ये जो सब्जेक्ट चुना है उसी से ही पता लगेगा शायद कि इसका क्या लॉजिक था, क्या तर्क था इतनी तेजी से आगे जाने का और थोड़ा थोड़ा करके नीचे आने का। दोनों के बारे में शायद उसी से पता लगेगा कि कंपनी के भीतर क्या हो रहा है या इसके पीछे क्या है। जी, तो आप बताइए, क्योंकि मैं बड़ा आप चूंकि होस्ट हैं तो आप बताएंगे कि कहाँ से शुरू करें। हाँ, जो मुझे तो जो लगता है कि हम सब के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, निवेशकों के लिए ये बेहतर होगा कि आप शुरू से ही बताएं कि आखिर टाटा पावर इतनी तेजी से अचानक प्रगति करने के पीछे क्या है। दूसरे पावर के जो शेयर्स हैं, रिलायंस है या और भी, थोड़ा सा उनका बरत लेते हुए कि आखिर उनके उतनी तेजी से नहीं बढ़े, टाटा के क्यों बढ़े, कितना कुछ है, और आखिर इसमें क्या ये मामूली करेक्शंस हैं या वास्तव में और नीचे जाएंगे। तो मुझे लगता है शुरुआत वहां से की जाए कि टाटा पावर के बारे में पहले बताया जाए और फिर टाटा पावर के शेयर्स के बारे में। आने वाला है अभी एग्जैक्टली अब दिख रहा है। जी तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देखें इस स्लाइड को। जी, तो टाटा पावर मल्टी बैगर इन मैकी। या ओके। मैंने ये टाइटल देखा है कि लोगों को ये लग रहा होगा कि टाटा जो पावर का शेयर है वो अगर 10 गुना हो गया है तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। तो अब बिल्कुल बिल्कुल इसमें जाहिर है। 1 सेकंड सर। ओके। जी, तो लोगों को ये लग रहा होगा टाटा पावर का शेयर पिछले 2 सालों में लगभग 10 गुना बढ़ गया, तो लोगों को ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत बढ़ गया, अब ये और नहीं बढ़ सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। वो 10 गुना आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका प्राइस बेस काफी लो था, वो 27 रुपए का हो गया था। तो 27 रुपए से 270 भी वो 10 गुना दिखता है। लेकिन यहाँ से पूरी संभावना है, कंपनी में जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अगर वो सही तरीके से अगर एग्जीक्यूट होता है तो कंपनी, कोई आश्चर्य की बात नहीं, यहाँ से 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना भी हो जाए। या हो सकता है कि अगर ये स्टोरी प्ले आउट नहीं होती है तो फिर ये हो सकता है कि ना भी बढ़े।
शेयर अगर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो सकता है, तो वो जब 5 गुना या 10 गुना होते हैं तो उसके आगे भी 100 गुना हो सकते हैं या 20 गुना हो सकते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो किसी कंपनी के बारे में उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं और भविष्य में क्या होने वाला है, इसके लिए आवश्यक है कि उसके बिजनेस को ठीक से समझा जाए। समझा जाए। तो शुरू करते हैं हम। ये है, बिल्कुल। आप देखिए, जो टाटा पावर का जो बिजनेस है, टाटा कंपनी जो है, वो इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है, जो जिसमें पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारी चीजें आती है। इसके अलावा ये जो रिन्यूएबल्स है उसमें भी इसकी अच्छी खासी प्रेजेंस है। और फिर जो टाटा कंपनी का जो पावर जनरेशन है, जो थर्मल पावर है, वो भी वो तो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स भी इसके हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन भी है, सोलर रूफटॉप से भी ये बिजनेस, ये बिजली पैदा करते हैं। और अब ये ईवी चार्जिंग स्टेशंस भी लगा रहे हैं। हाँ, जिसके प्रोस्पेक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशंस इनको रहेंगे तो बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। फ्यूचर तो इसी का है। जी। ईवी चार्जिंग स्टेशंस के अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। अगर आप ठीक से इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर इसके पीछे जो लोग जो इतने आकर्षित हो रहे हैं और जो प्राइस से जो इतने बढ़ रहे हैं, उसके पीछे की ठोस वजह क्या है। तो अभी अगर हम देखें तो टाटा पावर की जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो लगभग 13,000 मेगावाट है। 12,772 मेगावाट है इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और इस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में से जो ग्रीन एनर्जी या जो रिन्यूएबल्स है, जैसे हाइड्रो पावर, विंड पावर और जो सोलर पावर है, उसका हिस्सा 30% है। अब ये और बाकी जो 70% है वो कोल बेस्ड है, यानी थर्मल पावर प्लांट है। तो अब ये जो सारा जो टाटा पावर के पीछे जो कहानी चल रही है वो इसी 30% और 70% के इर्द गिर्द चल रही है। वो कैसे, मैं आगे बताता हूँ। आप ये देखिए, एक और बड़ी यूनिक बात है, ये टाटा पावर जो है, ये रूफटॉप सोलर प्रोवाइडर जो कंपनीज हैं उसमें नंबर 1 है। बड़ी बात है ये। जी। अब हम ये देखते हैं कि स्टॉक प्राइस बढ़ने के कुछ तात्कालिक वजह होती हैं और कुछ मीडियम टर्म रीजंस होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म रीजंस होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पीछे की जो तात्कालिक वजह है उस पे हम विचार करते हैं। तो अगर आप देखिएगा तो जो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो बहुत अच्छा नहीं था। इसके बैलेंस शीट पे काफी डेट था और डेट अभी भी बहुत ज्यादा है इसके बैलेंस शीट पे। और ये कोई बड़ी आश्चर्यजनक बात नहीं है। कोई भी जो पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के सेगमेंट में कोई भी कंपनी होती है तो वो काफी कैपिटल इंटेंसिव होता है। तो अगर किसी तरह के अगर हिकअप्स आते हैं उसमें, या कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, या रेगुलेशन हो या कंप्लायंस हो, क्योंकि ये सेक्टर के साथ एक बड़ी समस्या क्या है कि ये हाईली गवर्नमेंट रेगुलेटेड सेक्टर है और हाईली पॉलिटिसाइज्ड भी है। जो मुफ्त बिजली है, जो मुफ्त बिजली है, मुफ्त बहुत चीजें हैं, इतना जो कह सकते हैं जैसे लाइन लॉस होता है वैसे यहाँ भी लाइन लॉस होता है बिजनेस के हिसाब से। तमाम जगहों से क्षरण होता है इसके धंधे में। और वो क्षरण क्या होता है वो आप भी जानते हैं। वो क्या होता है, वो दरअसल बिजली की चोरी होती है। और इसके अलावा भी आप जो अपर लिमिट है, जो यूनिट के जो चार्जेज हैं, वो एक सीमा से आगे नहीं बढ़ा सकते। यानी जो प्राइसिंग पावर है, वो प्राइसिंग पावर कंपनियों के हाथ में नहीं होता, वो सरकार के हाथ में होता है। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो अगर आपके बिजनेस डिसीजंस अगर गलत हो गए तो आपके ऊपर इतना कर्ज का जाल बढ़ जाएगा कि आप उससे निकलने में ही परेशान हो जाएंगे। तो टाटा पावर के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था। और इसके बैलेंस शीट पर अगर हम देखेंगे तो 36,000 करोड़ यानी 36,000 करोड़ रुपए का डेट
इसके बैलेंस शीट पर है, जो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अब इस डेट में काफी तेजी से कमी आ रही है, और कंपनी का जो मैनेजमेंट है इस डेट को बहुत, जो डेट और इक्विटी का जो रेशियो होता है उसको 1:1 के लेवल पे बहुत जल्दी लाने की कोशिश करेगा। तो डेट में जो रिडक्शन है ये एक बहुत बड़ी बात है। डेट का रिडक्शन होगा तो जो कंपनी जो इंटरेस्ट के लिए जो पेमेंट करती है, अभी जो अर्निंग है कंपनी की टोटल, उस अर्निंग का जो एक बड़ा हिस्सा है वो इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाता है, तो उसको ग्रोथ में क्या लगाएगी। अब अगर मैं सीधे सरल शब्दों में समझाऊं, अगर आपकी सैलरी 50,000 है और उसका 30 से 40,000 रुपया अगर मान लो कि कर्ज की अदायगी या ईएमआई पेमेंट में ही चला जाता है, तो बाकी बचते हैं आपके 10,000 रुपए, तो आप उसमें इन्वेस्ट क्या करोगे और ग्रो क्या करोगे। तो ठीक बात। तो टाटा पावर के साथ भी यही स्थिति थी, लेकिन अब इस डेट में ड्रास्टिकली गिरावट का रुख देखा जा रहा है। अर्निंग ग्रोथ है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, वो अगले 3 सालों तक करीब 24% के रेट से CAGR ग्रोथ रेट उसका होगा। और ये जो इंडस्ट्री में जो अभी एग्जिस्टिंग बाकी के जो दूसरे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे CESC है या फिर और दूसरी जो पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनियां हैं, उसके कंपैरिजन में ये काफी बढ़िया है। और एक जो बात मैं अगर कहूं, तो अगर जहां टाटा पावर का जो ग्रोथ रेट है वो 24% है, वहीं पर जो इंडस्ट्री का जो एवरेज ग्रोथ है वो 10% है। यानी आप ये देखिए कि अगर बाकी इंडस्ट्रीज अगर 10% के रेट से ग्रो कर रही है, तो लगभग ये 2.5 ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, इसीलिए इसका वैल्यूएशन भी लगभग 2.5 टाइम्स ज्यादा है। बिल्कुल सही। कंपनी के हिसाब से जो ग्रीन एनर्जी का जो पोर्टफोलियो है, अभी ग्रीन सेगमेंट से जो पावर जनरेशन हो रहा है वो अभी 30% है। वो अगले 2030 तक यानी लगभग 10 सालों में वो करीब 6 टाइम्स बढ़ने की उम्मीद है, जो उसका ग्रोथ रेट है। बहुत अच्छा यही तो प्रोस्पेक्ट है। और इसके अलावा जो टाटा पावर है वो बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स भी लेती है, सोलर पावर इंस्टॉलेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत सारी इसको ठेके मिलते हैं। तो अभी अगर हम इसका ऑर्डर फ्लो देखेंगे तो ऑर्डर फ्लो भी इसका काफी रोबस्ट है, इसके पास काफी काम है। अब एक बड़ी आपको यूनिक चीज दिखाता हूं। अगर आप देखिए तो अभी टाटा पावर के बैलेंस शीट पे आपको काफी डेट दिखा होगा और एसेट या लाइबिलिटी ज्यादा दिख रही होंगी। आप देखिए तो ये जो एसेट का जो एसेट से बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से कंपनी के डेट रिडक्शन का प्लान है और जैसे जैसे इनकी अर्निंग ग्रोथ बढ़ेगी, तो इनका एसेट जो है, देखिए एसेट काफी ज्यादा होगा, लाइबिलिटीज काफी ज्यादा कम होंगी। भले ही स्पेकुलेशंस हो ये, लेकिन जाहिर है कि फैक्ट पर बेस होंगे, आंकड़ों पर बेस होंगे, तो ये हो सकते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, और कई बार कंपनीज के जो प्रोजेक्शंस होते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी जो टाटा कंपनी का जो करंट मैनेजमेंट है, एन चंद्रशेखरन है और बाकी जो दूसरे लोग हैं, प्रवीर सिंह अभी इसके MD और CEO हैं, तो जिस तरीके से एग्जीक्यूशन कर रही है कंपनी, उससे काफी उम्मीद जगती है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स इनके पास है उन प्रोजेक्ट्स को उन्होंने काफी तय समय पर पूरा किया है। जो चाहे चार्जिंग स्टेशंस लगाने की बात हो या जो इनके ऑर्डर बुक में जो इनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उनको एग्जीक्यूट करने की बात हो या कंपनी के दूसरे टारगेट हो, एग्जीक्यूशन के फ्रंट पे कंपनी काफी एग्रेसिव दिख रही है और प्रॉफिटेबिलिटी पर भी काफी थ्रस्ट है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये होगा, ये होना चाहिए। और चलिए अगर ये पूरी तरह से ना भी हो, या अगर ये 75% भी अगर एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो भी कहां लाइबिलिटी डबल है और कहां
आप देखेंगे कि फिर भी एक बड़ा ही सकारात्मक बदलाव होगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि फ्यूचर बेहतर है और निवेशक इस बात को समझें। जी, अब जो फ्यूचर है वो फ्यूचर बादलों के पीछे छुपा हुआ है। वो उसके पीछे बादल कैसे वाले बादल हैं ये बादल ऐसे हैं मतलब जो आपको दिख नहीं रहे हैं, वो आपको अब दिख नहीं रहे अच्छा। हैं। तो बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो हम्म, ऐसी होती हैं कि उनके बारे में कुछ भी बता पाना या सब्जेक्टिव, वो बड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है मामला। और हम्म, लेकिन जो जिसको हम एक अपॉर्चुनिटी साइज कहते हैं, अपॉर्चुनिटी साइज बहुत ह्यूज है कंपनी के सामने, कि वो हम्म, जैसे अगर मान लो कि अगर कोई इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री का टोटल साइज कितना बड़ा है, तो वो साइज या जो अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत बड़ा है। पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर में अगर आप देखेंगे इंडिया में ह्यूज डिमांड है। अभी भी हम्म, गांवों में कहने को तो पोल पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती है। उसके बाद हम्म, सोलर एनर्जी का अगर हम देखें तो सोलर एनर्जी की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ रही है। और ये अब तो जैसे जैसे थर्मल पावर पर सरकार का थ्रस्ट नहीं है और कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को धीरे धीरे सरकार ऑब्सोलीट कर देगी अगले 20-30 सालों में, तो वो सारा का सारा जो सोलर पावर, विंड पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और तमाम चीजों पर वो मूव करेगा। और टाटा पावर इस क्षेत्र की एक बड़ी ही अग्रणी कंपनी के रूप में बन के उभरेगी, हम्म, जिसका कि हर सेगमेंट में बड़ा एक जोरदार दबदबा होगा। तो आप ये बिल्कुल। देखिए कि एक तरफ अभी दुनिया भर में और खास तौर पर भारत सरकार का भी ये एक ऐसा लगता है कि एक रिन्यूएबल्स या ग्रीन एनर्जी का एक मेन स्ट्रीम में आ हाँ गया है। एक, एक हाँ मेन स्ट्रीम बिल्कुल, में आ गया है वो। पहले जो हम बिल्कुल एक अभियान सा है। हाँ, पहले जो हम हाइड्रोजन एनर्जी और विंड पावर और सोलर पावर की बातें जो हम सुनते थे किताबों में, हम्म, वो थियोरेटिकली थी और बहुत वो महंगी भी थी, लेकिन अब वो हम्म, बिल्कुल प्रैक्टिकली होती हुई दिख रही हैं। तो इस जी, सेगमेंट में टाटा पावर एक बहुत बड़ी एक पावरफुल कंपनी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब आप देखिए कि जो कंपनी जो सबसे बड़ा जो वैल्यू जो दिख रहा है कंपनी के बिजनेस मॉडल में, वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। जी, तो ये होम, कैप्टिव और वर्क प्लेस। होम यानी सोलर, इसमें होम, तो ये कैप्टिव, कैप्टिव का मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो ये टाटा मोटर्स, जो दूसरी जो कंपनियां हैं जैसे जगुआर है या मुंबई रेलवे हैं, ये इनके साथ ये टाई अप कर रही है और उनके लिए चार्जिंग स्टेशन ये बना रही है। वो बिल्कुल इनका हम्म, कैप्टिव होगा, वहां पर किसी दूसरी कंपनी का नहीं होगा। इसके अलावा जी, आपको घर की सोसाइटीज हो, चाहे वर्क प्लेस हो या कमर्शियल प्लेस हो, वहां पर अगर आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करना है तो टाटा पावर एकदम आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हम्म, है ना। और हम्म, इनकी योजना है कि अगले कुछ सालों में आगे डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, अगला स्लाइड देखें। हम्म, हाँ, ये जो हम्म, पूरा जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है ना, वो 40% CAGR ग्रोथ रेट से ये 2027 तक बढ़ने की उम्मीद है, जो बहुत बहुत ज्यादा है। ये बहुत, हाँ, ह्यूमंगस है, अगर आप 40% देखेंगे बहुत बहुत है। और इस है। 40% का जो ग्रोथ होगा तो उसमें सबसे वेल प्लेस्ड और सबसे शानदार और सबसे जो ताकतवर कंपनी के रूप में अगर कोई उभर रही है तो वो टाटा पावर है। वो क्यों है, वो वो आगे और आगे के हम स्लाइड्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जी, अब इसमें एक बड़ा शिफ्ट जो इसलिए भी आ रहा है पॉजिटिव, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफी प्रमोट कर रही है। सरकार की योजना बिल्कुल, है कि हाँ, जो महानगर है यार, जो टीयर 1 जो सिटीज है, टीयर 1 टीयर 2 सिटीज जो है, उसमें प्रत्येक 3 किलोमीटर पे एक चार्जिंग स्टेशन हम्म, होना चाहिए। और हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर ये 25 किलोमीटर होना चाहिए। हम्म, चलिए मानता हूं मैं कि अगर सरकार की योजना है तो सरकारें किस तरह से काम करती हैं वो हम सबको पता है। देश में चीजें थोड़ी स्लो ही मूव करती हैं, लेकिन फिर भी हम ये ये मान तो सकते निश्चित है हैं। देखिए कि ये चीजें होंगी भले थोड़ी से दिनों बाद हों। दूसरी बात है
कि ये ऐसी आवश्यकता है कि अगर सरकारें सुस्त भी रहें, लेकिन जनता की आवश्यकता होगी, जिन्होंने वाहन खरीदे हैं, उन्हें चार्जिंग चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज़ें तो मजबूरन पूरी होनी ही होनी हैं, क्योंकि जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, वो तो सरकारें सुस्त रहती हैं, तब भी वो चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में टाटा बेहतर तरीके से काम करेगा और करना ही पड़ेगा। जी हाँ, जी, जिस तरीके से तेल के दाम बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद नहीं है कि अगर ये 150 रुपए भी हो जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं लोग मजबूर होकर के भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आएँगे ही आएँगे। वो उनकी बिल्कुल, मजबूरी हो पूरा जाएगी, माहौल बन रहा है। पूरा माहौल बन रहा है। तो वो एक ऐसा लगता है कि किसी चीज़ का जब समय आता है ना, तो परिस्थितियाँ भी उसके अनुकूल होने लगती हैं। तो बिल्कुल, इ सारी कायनात जो है हाँ। उसको उसको सपोर्ट करने लगती है। हाँ, तो इंसेंटिव से ना सही, लेकिन जो जेब जो ढीली हाँ, हो रही है जनता की, तो उसी वजह हुँ, से सरकारें भी डर के मारे या फिर लोगों की भी मजबूरी हो जाए, वो उसको अपनाना शुरू कर दें। हुँ। बिल्कुल, वो पेट्रोल के दाम भले ना घटाएँ, लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर कुछ सब्सिडी और चीज़ें दे करके उसको प्रमोशन दे सकते हैं। हाँ, और यही हो भी रहा है। अब देखिए हाँ, जो उनसे जो उनको इस दोहरा फ़ायदा होगा, जो इंटरनेशनल मीट आउट करना है हमको कार्बन और उसके बारे में, उसपे हुँ, भी अपना चेहरा बेहतर दिखा सकेंगी और दूसरे जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाते हैं, उनके भी साथ उनका अच्छा तारतम्य हो पाएगा। हाँ, तो जो जो सोलर एनर्जी का जो कंपनी का जो सोलर एनर्जी का जो पोर्टफोलियो है, इसमें जी। उम्मीद है कि ये 4 गुना की बढ़ोतरी देखी हुँ, जाएगी। तो ये हुँ, भी एक बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर बन करके उभरेगा। हुँ। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपनी की योजना है कि 2026 तक वो 4 लाख से ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस वो बनाए स्टैब्लिश जाएँगे। जी, करेगी। जी। अब देखिए, अब एक अगर हम सरल शब्दों में समझे या संक्षेप में समझे तो जो कंपनी का जो वैल्यूएशन या जो कंपनी की प्राइसिंग होती है ना, वो जी। भविष्य को देख करके होती है। तो भविष्य में अब संभावनाएं इतनी अपार हैं कंपनी के सामने, वो सिर्फ हुँ, भारत में ही नहीं बल्कि कंपनी विदेशों में भी इसकी संभावनाएं हैं। तो हुँ, कंपनी टाटा पावर दरअसल पूरी दुनिया में एक ग्लोबल पावर बिल्कुल, कंपनी बिल्कुल, बन एक सकती है हाँ, और हुँ, एक अगुवा बन सकती है, क्योंकि टाटा हुँ, कंपनी में वो सामर्थ्य है, अभी वो विजन है और जो मैनेजमेंट है और परिस्थितियां जिस तरीके से अनुकूल है, तो अगर हुँ, थोड़ा बहुत अगर सरकारी पॉलिसी अगर ठीक रही, अगर कुछ वैसी गड़बड़ियां ना हुई, तो अगर ये अगले 10 साल 15 साल में अगर ऐसा हो जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कंपनी अभी बिग ट्रांसफॉर्मेशन या मेगा ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। वो क्या है? वो बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर आप देखेंगे तो। और जी, मैंने पहले के वीडियो में भी कहा है कि जो समस्याएं होती हैं तो समस्याओं में ही उसके हल भी छुपे होते हैं और उसके ग्रोथ के भी जो विकास के जो बीज होते हैं वो भी पतन में ही छिपे होते हैं। तो देखिए, जी सर, ये जो बी टू जी है कंपनी का, एक अभी जो मैनेजमेंट है उसका एक माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है। जी, माइंडसेट यानी ये बी टू जी से बी टू सी की तरफ कंपनी मूव कर रही है। तो एक स्ट्रक्चरल स्टोरी बन रही है, ये कंपनी फंडामेंटली चेंज कर रही है। बी टू जी क्या है? अब जैसा हमने जी, पहले बात किया तो कंपनी का जो टोटल अभी बिजनेस था पावर जनरेशन, वो सरकारों से संबंधित था। तो जी, सरकारों सरकारी ठेके लेना, सरकारें बिजली हाँ, खरीदती थी और ये तमाम चीजें। और सरकारी सेक्टर कैसे काम करता है आपको पता ही चलता है। गडकरी जी जी, का जी, एक बड़ा ही व्यंग्य है कि हुँ, कभी भी सरकारों के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए, जबकि वो खुद सरकार के एक बहुत पावरफुल मंत्री हैं। हाँ, तो हाँ, हाँ, तो वो तो वो बोल जाते हैं, लेकिन ये बात बहुत हद तक सही है। तो जी, कंपनी जो है ये बी टू जी से बी टू सी में शिफ्ट कर रही है, यानी जी, अब जो है कंपनी कमर्शियल और गवर्नमेंट मतलब बिज़नेस टू गवर्नमेंट एंड बिज़नेस टू नहीं कॉमर्स मतलब उस नहीं तरह ये से, हाँ, अभी नहीं, ये हुँ, अभी बी टू जी था, यानी बिजनेस टू हुँ, गवर्नमेंट था। अब गवर्नमेंट सेक्टर से बिजनेस करने के बजाय अब ये हुँ, रिटेल सेक्टर
यानी जो हाँ। आम लोग हैं, आम लोगों से जुड़ हाँ। रही है। जैसे रूफटॉप सोलर है, या फिर मान लीजिए कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हम्म। ये लोगों का बिजनेस है। आपको ऑफिस में हम्म। चाहिए, आपको घर में सोलर पावर चाहिए, सोलर की बिजली चाहिए, हम्म। तो ये टाटा पावर आपको दे हम्म। देगी, है ना। ये एक बड़ा चेंज है। तो हम्म। तो आप ये देख रहे हैं ना कि देश में अगर मान लो कि 40 करोड़ लोगों का एक मिडिल क्लास है, उसमें से सपोज करो कि बहुत 50 लाख, एक करोड़ लोग भी अगर सोलर पावर लगवाते हैं, हम्म। सोसाइटीज में ही लगवाते हैं या कहीं लगवाते हैं, तो हम्म। तो सोचो कि अगर 1 लाख रुपए का भी मिनिमम टिकट साइज है, तो रेवेन्यू का कितना पोटेंशियल है। मैं एक बहुत बहुत। मैं ये नहीं बता रहा है कि ऐसा होगा, बस मैं आपको एक ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि संभावनाएं वास्तव में बहुत बड़ी हैं, और उसका बिल्कुल। दोहन किया जाना बहुत बाकी है। तो कंपनी जो पहले गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लेती थी, उसके बजाय अब ये कमर्शियल सेगमेंट या कंज्यूमर सेगमेंट कहिए, कंज्यूमर से। कंज्यूमर सेगमेंट की तरफ मूव कर रही है। और हम्म। भारत का इतिहास साक्षी है कि वही कंपनी जहां पर बहुत अच्छा कर पाई हैं, या जो शानदार मल्टीबैगर, या जो जिसको कहते हैं कि चमकदार परफॉर्मेंस कर पाई हैं, जिन्होंने कंज्यूमर्स को ध्यान दिया है, जैसे एचडीएफसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हाँ। डाबर, बिल्कुल। आईसीआईसीआई बैंक, हाँ। ये सब कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनीज है। तो आप बिल्कुल इनका बिल्कुल, जिन्होंने परफॉर्मेंस, जनता के पास गए और जनता का दिल जीता, वो जम गए। क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है, ठीक है, क्योंकि हम 130 करोड़ की आबादी वाले देश हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ 4-5 करोड़ लोग ऐसे जरूर हैं जो जिनकी क्रैश शक्ति जो है, जिनकी जो परचेजिंग पावर या जो लाइफ स्टाइल है, वो किसी भी मायने में अमेरिका, इंग्लैंड या चाइना, जो देश दुनिया के जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनसे कम नहीं है। आपको मैं एक जुगलबंदी का पावर बताता हूँ कि जी। जुगलबंदी एक, अगर ये कामयाब हो जाए, तो अगर मैं कहूंगा कि अगर यहाँ से 50 गुना भी बढ़ जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। हाँ। अगर अगर एक जुगलबंदी है, वो जुगलबंदी क्या है, जो टाटा ग्रुप है वो ईवी जी। प्रोडक्शन भी कर रहा है, यानी टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ध्यान दे रहा है काफी तेजी से, बनाएगा, हाँ। है ना। बिल्कुल। उसके बाद ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर रहा है, और ईवी बैटरी भी बना रहा है। ये ईवी बैटरी बैटरीज कौन भी, हाँ। बनाएगा? टाटा केमिकल्स। ये चार्जिंग हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर कौन खड़ा करेगा? ये खड़ा करेगा टाटा पावर। और जो ईवी प्रोडक्शन है वो करेगा टाटा मोटर्स। तो आप ये हम्म। देखिए कि ये कंपनी टू कंपनी डीलिंग का मामला है। तो निश्चित रूप से अगर उसको बैटरी खरीदने की अगर जरूरत होती है टाटा पावर को, बिल्कुल तो वो इनका मार्जिन हमेशा हायर होगा, क्योंकि अपनी ही कंपनी से खरीद रहे हैं। तो कुछ तो इसको कहते बिल्कुल। हैं ना, बिल्कुल बैकवर्ड इंटीग्रेशन का जो फायदा वो कंपनी को मिलना बिल्कुल। ही मिल रहा है। उन्हीं का वाहन, उन्हीं की बैटरी, उन्हीं का जी चार्जिंग स्टेशन, जी। सब कुछ। तो अगर ये पूरी तरह से अगर सक्सेसफुली, अगर ये जो प्लग एंड प्ले है हम्म। ना, अगर ये कामयाब हो गया, तो आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल सोचिए, बिल्कुल। है ना। तो बिल्कुल। तो अभी जो मैंने पूरा समझा इस चीज को, और हमारे दर्शकों ने, हमारे निवेशकों ने समझा है, तो ये क्या समझे कि इसके भविष्य बहुत बढ़िया है टाटा पावर के। तो अंततः वो क्या लेकर के जाएं अपने साथ, कि वो क्या करना चाहिए उन्हें, इस दिशा में क्या सोचना चाहिए? उसके अलावा मैं अभी इस बात पर मैं आता हूं, और हम्म। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब ये जो बिग हम्म। शिफ्ट हो रहा है, उसको देखिए कि अभी ये हम्म। 70% कोल है, जिसको कि हम्म। 2050 तक कंपनी पूरी तरह से 100% ग्रीन कर देगी। हम्म। यानी जितने भी ये कोल बेस्ड पावर प्लांट है, जब इनकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो कंपनी उसको जी। रिन्यू नहीं करेगी, क्योंकि उसको नेट कार्बन न्यूट्रल होना है, कार्बन जीरो होना है। हाँ। जी। और बड़ी बात है। सबसे बड़ा, मैं जो कहता हूं, कभी भी ना हम्म। घोड़े पर दाव मत लगाओ, जॉकी पर दाव लगाओ। हम्म। जॉकी हाँ, कौन ठीक है? बात है। वो है चंद्रा। इसको मैं कहता हाँ। हूं चंद्रा पावर, पावर ऑफ चंद्रा, हम्म। चंद्रमा की हम्म। ताकत। आप देखिए, इनके चेहरे से ही नूर टपक रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम्म। ये कुछ करिश्मा बहुत कर देंगे। गंभीर। बहुत ही गंभीर, बहुत ही शांत। और हम्म।
एक इस तरह का जब कोई मुखिया होता है ना, तो अपने आप एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, और ये कॉन्फिडेंस उन्होंने अचीव करके दिखाया है पास्ट में। टीसीएस को आज आप देखिए तो दुनिया की सबसे बड़ी आईटी आउटसोर्सिंग कंपनीज के रूप में इन्होंने इस्टेब्लिश किया है, और जब से ये टाटा सन्स के चेयरमैन बने हैं, सारी कंपनीज का ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभ हो गया है। तो इसको कहते हैं चंद्रा पावर। ये चंद्रा जी कर क्या रहे हैं, ये कंपनी का डीएनए ही बदल रहे हैं। वो डीएनए क्या था, अगर हम देखेंगे तो टाटा कंपनी बेसिकली एक चैरिटेबल टाइप का बिजनेस करती रही है। इट मींस ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की ओर थ्रस्ट नहीं था, लोगों की भलाई, लोगों को खर्च करना, जो भी इसकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स होती थी, ये माना जाता था कि ये सिर्फ और सिर्फ लाभ के सिद्धांत के आधार पे नहीं चल रही है, इनका एक व्यापक जनहित का भी मकसद था। और फिलॉसफी और इनका एक था कि कैसे काम करे उस तरह का। बहुत से उपक्रम देखे गए हैं इनके, जैसे शिक्षा में भी। हाँ जी हाँ, टाटा ग्रुप के जो काम है वो पूरे देश में फैले हुए हैं, और उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और आप जैसे देखिए, जैसे अंबानी हो या फिर अडानी हो या कई और जो दूसरे उद्योगपति हैं, उनको देखने से, हालांकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक उद्यमी के नजरिए से देखे तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छे उद्यमी हैं। हालांकि वो पॉलिटिसाइज भी हो गया है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप इस देश में अगर आप एक मूंगफली का ठेला भी अगर खोलेंगे ना, तो उसमें 10 तरह के फैक्टर्स होंगे जो आपको बैलेंस करने पड़ेंगे। आपको पुलिस को पैसा खिलाना पड़ेगा, और जो बगल के दूसरे जो ठेले वाले हैं उनसे आपको तालमेल बिठा के रखना पड़ेगा। तो ये आसान नहीं होता है बिजनेस चलाना, खास तौर पे 10-10 लाख करोड़ और 50-50 लाख करोड़ का जो एम्पायर खड़ा किया है उसको ग्रो करना। आप देखेंगे तो उनको सरकारों को मैनिपुलेट करना ही पड़ेगा, और दुनिया भर में ये हर उद्योगपति को करना ही पड़ता है, क्योंकि उनका बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। अब जिसके मतलब आप कहना चाहते हैं कि चंद्रा जी ने ये सब काम बहुत अच्छी तरीके से किया? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा मैं ये नहीं कहूंगा कि चंद्रा जी ने ये काम बहुत अच्छे से किया। टाटा ग्रुप का एक एथिक्स जो है, जो कॉर्पोरेट एथिक्स है, वो बहुत ही अच्छा है, और लोगों में उसकी छवि नहीं, निश्चित तौर पर बहुत ये तो मैं ऐसे कह रहा हूँ। टाटा ग्रुप इस मामले में न सिर्फ बिजनेस और उससे रिलेटेड सारी दूसरी चीजें, समाज है और शिक्षा के बारे में, हेल्थ के बारे में है, सोशल रिसर्च के बारे में है, तमाम काम करता है, जितना शायद दूसरे कॉर्पोरेट उतना। और जहां तक इसी को कहते हैं कॉर्पोरेट एथिक्स, तो खुद रतन टाटा ने कई बार सरकारों की वजह से उन्होंने कोई गलत काम करने से मना कर दिया। अगर वो भी चाहते तो एयर इंडिया को बहुत पहले वो खरीद चुके होते। कई बार बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज उनके हाथ से निकल गई, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सिस्टम को मैनिपुलेट किया जाता है, तो टाटा ग्रुप ने उस तरीके से कभी भी सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं की, या किसी खास जो राजनीतिक समूह है उनके साथ पूरी तरह से एलाइन हो जाने की कोशिश नहीं की, जैसा कि अनिल अंबानी ने समाजवादी पार्टी के साथ किया। तो एक टाटा की जो छवि रही है ना, एक सेकुलर इंडिया और एक ट्रू इंडिया जिसको कहें, जो बढ़ता हुआ भारत, प्रगतिशील भारत और एक आदर्श भारत जो दिखता है टाटा ग्रुप में, एक बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी आपको। अगर आप टाटा समूह के बारे में बात करेंगे तो एक भीतर से एक श्रद्धा का भाव वैसे ही पैदा हो जाता है। और नहीं, सही बात है, ये तो है। भारत के साथ जो है टाटा का एक जुड़ा हुआ है। लोग इसको मानते नहीं, एक जैसे मुहावरे में शामिल हो गया है टाटा बिरला टाइप का, कि क्या टाटा है आप जो ऐसे कर रहे हैं। हाँ, तो एक डीएनए में बदलाव ला रहे हैं ये चंद्रा जी। इसमें है क्या कि ठीक है, हम जनहित का काम करेंगे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी जी। तो अब इसका असर काफी दिख रहा है कंपनी के बिजनेस के ऊपर। और ये सारा कुछ जो माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है, जो कंपनी रिन्यूएबल्स पे जोर दे रही है, या फिर जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा जो बैकवर्ड लिंकेज जो क्रिएट किया जा रहा है, वो अपार संभावनाओं को अपने गर्भ में समेटे हुए है। अब देखिए कि ठीक है, बड़ी बड़ी बातें हैं, और कई बार जो हम कहानियां बनाते हैं, वो कहानियां उस तरीके से जाकर के प्ले आउट नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं।
इसमें खतरे क्या है, जोखिम क्या है? हाई कैपेक्स बिजनेस है। जो पावर सेक्टर या एनर्जी सेक्टर का जो बिजनेस है ना, वो कभी भी वैसे बहुत रिवार्डिंग नहीं रहा है इन्वेस्टर्स के लिए, बहुत ज्यादा। हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो आप पावर ग्रिड का प्राइस देख लीजिए, अभी देख लीजिए या 10 साल पहले देख लीजिए, एनटीपीसी का प्राइस तो 10 साल से बढ़ा ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही रेगुलेटेड सेक्टर होता है और सरकार में कब क्या रेगुलेशन आ जाए कोई ठिकाना नहीं होता। और इसमें हाँ, बहुत खुल करके नहीं खेल सकते लोग। और ये काफी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है, बहुत लोन लेना पड़ता है, और अगर आपका प्रोजेक्ट अगर सफल नहीं हुआ तो वो लोन डूब जाते हैं और आपकी जो इंटरेस्ट का जो भार है वो बहुत बढ़ जाता है। फिलहाल एक बड़ी समस्या ये है कि कंपनी अपने ऑपरेशन से जितना कमा रही है, वो जितना उस पर 36,000 करोड़ का जो लोड है उसको चुकाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। यानी अभी जो कंपनी की कमाई है ये उतनी नहीं है कि वो पूरी तरह लेकिन से जो आपने भी दिखाया, चार्ट दिखाया था, उससे लगता है कि अभी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जो सारे प्रोजेक्ट और प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसमें कंपनी इतना ज्यादा कमाएगी कि वो न सिर्फ अपने जो लोन है उनकी भरपाई करेगी, उनको इंटरेस्ट को पेमेंट करेगी, बल्कि लाभ भी बढ़ाती चली जाएगी। हाँ, ये इसकी पूरी संभावना है। लेकिन जब आप किसी चीज में निवेश करते हैं तो आपको सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं देखना चाहिए, आपको उससे जो जुड़े हुए जोखिम है उस पर भी जी ध्यान देने बिल्कुल, चाहिए। और ऐसा ना हो, लोग एकदम। करते क्या है कि टाटा पावर का उन्होंने यूट्यूब पर देख लिया या किसी से सुन लिया और 20-25 लाख रुपए लगा दिए, और पता चला कि वो जो शेयर है 271 रुपए से गिर के 200 रुपए तो हो ही गया। यानी कि मान लिया कि बहुत अच्छा बिजनेस है, वो बात सही है, लेकिन किस प्राइस पर आप खरीद रहे हो वो भी बहुत मायने रखता है। ठीक चांदी, बात। अब आप चांदी को सोने के प्राइस में खरीदेंगे तो वो चीज नहीं चलेगी। वो आप कहेंगे कि जी चांदी तो बहुत अच्छी चीज है, इतनी इंडस्ट्रियल डिमांड है उसकी, फलाना है ढिमकाना है, लेकिन वो कभी आएगी क्या? नहीं आएगी। तो किसी भी एसेट का जो राइट प्राइस होता है आपको उस प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। तो तो ये एक बड़ी बात है। और अब हम आते हैं, अब हमने इसके बिजनेस के बारे में समझ लिया, थोड़ा मैं आपको चार्ट कुछ दिखाना चाहता हूं कि जी चार्ट पर ये कैसा दिख रहा है। लगा रहा हूं, आप देखिए, ये मैंने आर्ली चार्ट लगाया है, जो जी। आप उसमें देखिएगा क्लियर कट। तो ये जो जोन है, जो वो येलो लाइन से जहां पर आप कर्सर देख रहे होंगे, वहां पर काफी समय तक प्राइस रहा है, प्राइस वहीं पर उसी रेंज में घूमता रहा है। यानी कि इस जोन में आने के बाद प्राइस को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा था। यानी सपोर्ट मिलने का मतलब यह है कि बायर्स वहां पर आकर के हमेशा एक डिमांड जनरेट हो जाती थी और प्राइस ऊपर चला जाता था। लेकिन एक बार जब इसने सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया तो ये फिर नीचे चला आया है। अब जो इसका अगला जो सपोर्ट लेवल है, जो सपोर्ट लेवल या कहिए, वो है ये जोन स्ट्रॉन्ग, ये मैंने गलती से लिख दिया है जोन ऑफ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। ये दरअसल मुझे लिखना चाहिए था जोन ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वो 181 के आसपास जो है, यहाँ पर काफी सपोर्ट है। तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि प्राइस में इसमें काफी करेक्शन आया है अभी, और अगर यहाँ पर अगर करेक्शन थोड़ा बहुत और आता भी है तो 181 के आसपास तक ये जा सकता है, जा सकता। जा सकता है। 271 से 181 तक। 271 से गिरते गिरते आप ये देखिए, अभी ये 208 के आसपास अभी प्राइस आ गया है, जो काफी बड़ा एक करेक्शन, लगभग 33-34% का करेक्शन हो गया है। और अब देखिए कि अगर हो सकता है कि मतलब हु नोस द फ्यूचर, हो सकता है कि यहाँ से और मार्केट अगर 1000 पॉइंट अगर करेक्शन हो जाता है तो कोई उसमें हिचक की बात नहीं है कि वो यहाँ तक चला है, 181 से चला है। तो अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अब निवेशक क्या करे। अगर रिस्क तो यहाँ पर भी है, रिस्क अगर यहाँ पर लगाता है तो हो सकता है कि यहाँ से वो बढ़ करके फिर से 240, 250, 260 चला जाए।
एंड ये भी हो सकता है कि लगाने के बाद ये 181 के आसपास चला जाए। तो जी इस तरह के जो हालात होते हैं जिसमें जो इन्वेस्टर है इनडिसाइसिव होता है, तो वैसी परिस्थिति हाँ, में या तो मेरा एक, इन्वेस्टर 181 के आसपास आने का वेट करे हाँ वेट करे, बाय देखो करने के लिए। वेट करने में एक रिस्क ये है, हो सकता है कि ये हम्म, 250 पर चला जाए। अगर हाँ ये फिर वो अगर बढ़ अगर जाएगा। अगर सपोज करो आप ये देखिएगा, तो मैं एक खींचता हूँ। हम्म, आप ये देखिएगा तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, हम्म, आप देख रहे हैं, और यहाँ पर सपोर्ट देखिएगा, अधिकतर जो प्राइस है वो इस जोन में घूमता रहा है। तो कोई हम्म, कोई उसमें हैरानी की बात नहीं है, सपोर्ट पर आने के बाद ये बढ़ जाए, क्योंकि बहुत करेक्ट हो गया है। तो इसकी भी हम्म, संभावना है कि ये ऊपर चला जाए, और ये भी हो सकता है हम्म, यहाँ से गिर करके इस सपोर्ट को तोड़ करके वो नीचे चला जाए। तो हम्म, इससे बचने के लिए, अगर मान लिया कि आपके पास सपोज करो कि 50,000 रुपए हैं, आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, तो बेहतर है हम्म, कि आप 15-20 हजार रुपए अभी लगा दें, और हम्म, अगर मान लिया कि अगर थोड़ा और गिरता है तो थोड़े पैसे और हम्म, लगा दें, और हम्म, 181 पर जब आ जाए तो फिर बाकी पैसे लगा दें। तो आपकी जी जो, या ये मेरा सिर्फ एक सुझाव है, मैं तो इसी हाँ तरीके हाँ, से ये कर एक रहा हूँ। एक एक हाँ एक तो बताया जा रहा है ऐसे एक सुझाव के तौर पर कि एक कोई रणनीति आपको तैयार करनी चाहिए हाँ, कि ऐसी बात। आप पूरे पैसे एक साथ न लगाएं, बल्कि आप हाँ उसको स्टैगर्ड तरीके से लगाएं। तो अगर मान जी लो कि बढ़ भी जाता है तो आपको थोड़ा सा फायदा तो हो ही जाएगा, और बिल्कुल बिल्कुल। दीर्घकालीन तौर पे हमेशा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू मूव करने पर आपको हम्म, एक फायदा मिलता है। तो जी अभी एक आपने देखा ये टाटा पावर के बारे में, तो नो हम्म, डाउट मैं संक्षेप में यही कहूंगा, इन जी शॉर्ट इन शॉर्ट टाटा मोटर्स, इन शॉर्ट मैं टाटा पावर के हम्म, बारे में यही कहूंगा कि एक बेहतरीन शेयर है, लेकिन इसको गिरावट के वक्त एक खरीदारी का मौका होता है। तो आप जी इसमें पैसे लगा सकते हैं, ये कोई सुझाव नहीं है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप, जो हमने रिसर्च करके दिया है वो सिर्फ एक रेफरेंस है। आप जी इसके बारे में अपना खुद का भी रिसर्च करें, क्योंकि मैं खुद का रिसर्च करता हूं, मैं किसी के कहने से नहीं हम्म, लगाता कि किसी ने हम्म, टेलीग्राम में कह दिया या किसी ने ट्विटर पे कह दिया। तो देखो, वो कोई प्रोसेस नहीं है। निवेश हमेशा एक सोची समझी योजना का हिस्सा होना चाहिए। तो अगर बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल। सेक्टर में, जैसे भारत की इकोनॉमी अगर बढ़ रही है अगले 10 सालों में, हम्म, उम्मीद है कि जिस तरह के रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले 3-4 साल के अंदर, और खासतौर पर पिछले 1-2 साल के अंदर, कुछ खास सेक्टर्स में, पूरी तरह से तो नहीं कहूंगा लेकिन कुछ खास सेक्टर्स में, तो उसका काफी फायदा मिलेगा आने वाले। तो इसके साथ साथ ये बेहतर है कि टाटा पावर्स के बारे में अभी आपने सुना और जाना कि टाटा पावर किस तरह से काम कर रही है और उसी बिना पर उसी आधार पर उसके शेयर के उसके कह सकते हैं मार्केट का जो शेयर है वो क्या स्थितियां होंगी और इसी के आधार पर आप अपना विश्लेषण करें और जो भी निवेश करना है उसके बारे में सोचें। तो विकास जी, फाइनल टेक चाहूंगा मैं आप। मैं ये कहूंगा, हमारा जो चैनल है मनी प्लांट, तो जी मनी प्लांट का उद्देश्य ही है कि वो आपके मनी को बढ़ाना। तो आप जी इतनी कंजूसी ना करें, हम काफी रिसर्च करते हैं। तो जी इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस चैनल पर आपको कोई नॉइज नहीं मिलेगा, यानी हम कोई ऐसी टिप नहीं बताने जा रहे हैं जिससे कि आप रातों रात माला माल हो जाएंगे, लेकिन आपको एक सोचने का नजरिया देंगे। ठीक है, देखिए मैं भी एक ट्रेडर और इन्वेस्टर रहा हूँ, और मैंने भी काफी सारी गलतियां की हैं, लेकिन अब जो पेशेंस है, थोड़ा पेशेंस रहिए। अगर आप पेशेंस रखेंगे और एक दीर्घकालिक नजरिया रखेंगे, और पैसे कम हो या ज्यादा हो आपके पास, बेशक 5,000 या 10,000 रुपए ही महीने में निवेश करने के लिए है, वो 10,000 रुपए भी अगर आप 10 सालों तक लगातार लगाएंगे तो आप एक बहुत बड़ा कॉर्पस खड़ा कर सकते हैं। जरूरत है कि आप थोड़ा
सोचे, विचारे। पैसा कमाने के लिए अगर आप हफ्ते में 40 घंटे का समय देते हैं, 40 या 45 घंटे का, तो पैसा बढ़ाने के तरीकों के लिए कम से कम 1 घंटे तो दे ही सकते हैं। बहुत बढ़िया, नहीं बहुत तो फिर अच्छी बात कही पैसा आप, कमाने का बहुत कोई अच्छी। फायदा नहीं है बॉस। देखिए, बिल्कुल। देखिए, आप धनी तो तभी बनेंगे जब आप पैसे नहीं कमाएंगे, पैसा आपके लिए पैसा कमाना शुरू करेगा। तो शेयर बाजार में जी, जो मैं सोचता हूँ संजय जी, क्योंकि मैं भी जी, कहीं काम करता हूँ, आप धनी तो तभी बनेंगे जब आप पैसे नहीं कमाएंगे, पैसा आपके लिए पैसा कमाना शुरू करेगा। तो शेयर बाजार में जी, जो मैं सोचता हूँ संजय जी, क्योंकि मैं भी जी। कहीं काम करता हूँ, ये जो टी शर्ट है, हम्म, तो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, इस कंपनी ने कल ये टी शर्ट दिया। तो हम्म, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरे बढ़िया। ये जो बिजनेस है, आप बिजनेसमैन के हिसाब से सोचिए। जैसे हम्म, जब मैं जो अपना पैसा लगाता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई, मैं खुद बड़ा बिजनेस एम्पायर तो खड़ा कर नहीं सकता, नौकरी छोड़ने हम्म, की हिम्मत नहीं है मुझ में, फिलहाल तो कम से कम नहीं है। लेकिन मैं जो पैसे लगाता हूँ तो सोचता हूँ कि मेरे लिए मुकेश अंबानी काम कर रहे हैं, मेरे लिए एन चंद्रशेखरन काम कर रहे हैं, मैं उन घोड़ों पर दाव लगा रहा हूँ। मैं बहुत इस बढ़िया। माइंडसेट से काम कर रहा हूँ कि भैया, ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं, इनका जो बिजनेस एक्यूमेन है मेरे से कई गुना ज्यादा है, ये लोग तीन तिकड़म भी मेरे से बहुत ज्यादा कर लेंगे। तो भाई, ये लोग बढ़ाए ना, मैं नहीं कर बिल्कुल। सकता, मैं नहीं कर सकता, ये और लोग क्या, मेरे करें। लिए ये दौड़ रहे हैं। हाँ, मेरे लिए ये दौड़ रहे हैं, भले ही हमने कम पैसा हाँ, लगाया है। उनके लिए भले कोई और दौड़ रहा हो, लेकिन हाँ, वो आपके लिए दौड़ रहे हैं। वो मेरे लिए दौड़ रहे हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं। तो अगर आप इस माइंडसेट के साथ जब आएंगे ना, तो बहुत एक हाँ, संरचनात्मक बदलाव होगा और बड़ा एक सकारात्मक बदलाव होगा। जैसे मैंने पैसे लगाए थे टाटा पावर्स में, वो गिरे हैं 20 से 25%। अब गिरे हैं तो क्या, अगर फंडामेंटल स्टोरी इंटैक्ट है, हम्म, तो मैं बना हुआ हूं, मैं और खरीदूंगा। जब ये जब ये ठीक बात। जब ये 300 क्रॉस कर जाएगा, तो मैं थोड़े और पैसे, जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ता जाएगा ना, मेरी कन्विक्शन बढ़ती जाएगी। प्राइस बढ़ने का मतलब ये होगा कि कंपनी जो कर रही थी ना, वो उसने सही तरीके से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। माफ कीजिएगा, दिवाली का समय आ रहा है तो लोग थोड़े पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं। हाँ, तो शोर है थोड़ा। हाँ, तो मैं ये चाहता हूं कि आप पैसे लगाएं और आपके बटुए में बड़ा विस्फोट हो, बैंक बैलेंस में बड़ा विस्फोट हो। तो इसी के बिल्कुल, साथ, बिल्कुल, हम सबकी इच्छा होगी कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइबर हैं, उन सब के बटुए में ढेर सारा और बहुत बड़ा विस्फोट हो, और ऐसा हो कि अगल-बगल वाले भी उनसे लाभान्वित हो सके, समाज को भी लाभ मिले, इतना ज़्यादा उनके पास आए। जी, तो बहुत बहुत इसी के धन्यवाद, साथ आपने बुलाया मुझे।